हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और आप सभी लोग इन क्लासेस को पसंद कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही साथ आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों के प्यार की बदौलत 31,000 से ज्यादा विद्यार्थी राजस्थान के जुड़े हुए हैं और आपको सबको पढ़ाने में उतना ही मजा मुझे आ रहा है जितना कि आप सभी लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है। इसी के साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो साइंस की क्लास है वो डेली 8 बजे होती है और आपके मैथमेटिक्स की क्लास डेली 9 बजे होती है। मंडे टू सैटरडे रेगुलर होती है, संडे को हमारी क्लास नहीं आती है। इसी के साथ आपको बता दूं कि आज हम गणित की 22 नंबर की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के 21 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। साइंस के अंदर 100 से ज्यादा वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके अंदर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्पेस टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है। बायोलॉजी के अंदर आधा पोर्शन हो गया है, आधा पोर्शन होने वाला है। अप्रैल के मिड तक हमारा साइंस का कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। आप लोग देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है एकदम कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को मैं शुरू करूंगा 2 लाइनों के साथ कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से, इन्हीं रातों के दामन से, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। तो आप सभी लोग इस अंधेरी रातों से मत घबराइए, अपनी मेहनत से कभी पीछे मत हटिएगा। जिस व्यक्ति ने अपना 100% दिया है उस व्यक्ति को भगवान ने भी 100% अपनी तरफ से हाथ खोल के दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी देता चपर फाड़ के देता, तो भगवान आपको भी चपर फाड़ के देगा और आपकी नौकरी बहुत जल्दी लगाएगा अगर आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं तो। चलिए आज हम त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में बात करें उससे पहले लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये था कि ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 66 है, y की वैल्यू नहीं पता है और ए सी ई की वैल्यू 42 डिग्री है, ई सी डी की वैल्यू अपने को नहीं पता है। ठीक है, हमें ये कहा गया था कि ये जो बी भुजा है ये सी भुजा के समांतर है। आप लोग इस बात को जानते होंगे कि जब समांतर भुजाएं होती है तो हमारे एकांतर कोण बनते हैं। एकांतर कोण का मतलब होता है कि जेड की आकृति में आने वाले दोनों कोण, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। क्या आप लोगों को अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो ये देखिए, बी, मैं इसको रेड पेन से कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ये रहा, देखिए बी से ए गए, ये देखो ऐसे, फिर अपन आए ए से सी और फिर सी से ई। क्या ये ऐसे ही डायग्राम बना हुआ है या नहीं सोता हुआ? यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां का जो एंगल है ये 42 डिग्री, यही एंगल होगा एक्स का मान भी। ठीक है, तो एक्स का मान तो एकांतर कोण होने के कारण क्या हो जाएगा? 42 डिग्री। तो मैं यहां पर हल लिख रहा हूं और आप लिखेंगे कि कोण x बराबर है कोण किसके? ए सी ई के। ठीक है, क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण, एकांतर कोण। और एकांतर कोण है तो ऑब्वियस सी बात है x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 42 डिग्री। कितना हो जाएगा? 42 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो x का मान तो आप निकालना सीख गए। अगर पहली बार आए हैं तो पहले पीछे की वीडियो देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहां हमने अच्छे से क्लियर किया है। अब x का मान अगर 42 डिग्री है, ये 66 डिग्री है, तो y का मान कितना होगा? तो आपको पता है
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी 42 प्लस 66 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब आप खुद ही बताइए कि y का मान कितना निकल करके आएगा। तो आप लोगों को पता है कि इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, जोड़िए, देखो 66 और 2 68, 68 और 108 डिग्री, 180 में से 108 डिग्री गया यानी 72 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। ठीक है, x का मान आया 42 डिग्री, y का मान आ गया 72 डिग्री। और अब हमें तीसरा क्या निकालना है, ACD। ACD मतलब A C और D हमें निकालना है। ACD के अंदर दो कोण है, कौन कौन से, तो देखिए एक तो है ACE और एक है ECD। तो इसका मतलब ACE 42 डिग्री दे रखा था, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा ECD। और ECD कैसे निकलेगा, तो रेखिक युग्म है बेसिकली, आप देख रहे होंगे। तो ये है y, ये है 42 और ये ECD, ये तीनों के तीनों एक ही रेखा पर बने हुए कोण है। तो एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हो जाएगा y का मान 72 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस एंगल ECD बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो ECD का मान कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस ये आपका 40 और 70 110, 110 और 4 114 डिग्री। ठीक है, अब 180 में से 114 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 180 में से 114 गया तो 66 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब जब ECD का मान 66 डिग्री है, यानी ये वाला जो एंगल है ये है 66 डिग्री, तो ACD टोटल एंगल का मान कितना होगा, तो ACD का मान होगा ये 42 और ये 66 दोनों जुड़ जाएंगे, तो 42 डिग्री प्लस 66 डिग्री कितना होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से एक्स वाई और एसीडी तीनों के तीनों एंगल निकल कर आ जाएंगे। पहला वाला एकांतर कोण था इसलिए बराबर हो गया। और वाई का मान कैसे आएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, और इधर जो है लीनियर एक ही लाइन पर बने हुए कोणों का योग 180 होता है, इसलिए सॉल्व किया और 108 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की। देखिए, बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, तो आप हेडिंग डालेंगे अब त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। ठीक है, हाँ हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा हो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पहला टॉपिक पढ़ाया एक बिंदु पर बनने वाली रेखा और कोण, उसके बाद में लिखा हुआ है सरल रेखीय आकृतियां, वो आपने नहीं पढ़ाया। देखो दोस्त, वो पढ़ा दिया, कहाँ पढ़ाया सर, तो सरल रेखीय आकृतियों के अंदर आपको एक तो पढ़ना होता है त्रिभुज के बारे में और एक पढ़ना होता है बहुभुज के बारे में, जैसे आयत है, वृत्त है, आपके वर्ग है, इनके बारे में। तो अभी मैंने आपको त्रिभुजों के बारे में बात करनी है, इसलिए मैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता और त्रिभुज के बारे में विशेष जो जानकारियां थी वो दे चुका हूं। ठीक है, अब जो इससे आगे की चीजें हैं, जैसे कि इसकी कुछ असमीकाएं भी है, कुछ आपके त्रिभुज को लेकर के विशेष पॉइंट भी है, उन सभी के बारे में अपन आगे आगे धीरे 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 जैसे जैसे ज्योमेट्री का पोर्शन पूरा होता जाएगा सभी चीजें कवर होती जाएगी। मैंने एक सीक्वेंस के अंदर इन सभी चीजों को अरेंज कर रखा है और उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को सभी चीजें आगे से आगे समझ में आती जाए। ठीक है, देखिए अब तो आज हम बात करते हैं त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की। तो सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है ये आप लोगों को पता है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है सर्वांग क्षमता। तो इस सर्वांग क्षमता का मतलब क्या होता है,
हम ये जानते हैं पहले तो सर्वांग क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंसी। और सर्वांग क्षमता का मतलब होता है बेसिकली आपके क्या? तो सर्वांग क्षमता का मतलब होता है सभी प्रकार से सम्मान। क्या? सभी प्रकार से सम्मान। तो जो सभी प्रकार से किसी भी टाइप से देखें, अगर वो हमेशा सम्मान आता है तो हम ऐसी दो वस्तुओं को सर्वांगक्षम कहते हैं। यानी कि ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां जिनका आकार और जो माप है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो सभी प्रकार से सम्मान, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप लिखेंगे अर्थात आकार आकार व माप समान। ठीक है, यानी कि उसका शेप और उसकी जो साइज है वो समान है, तो फिर हम ऐसी दो आकृतियों को क्या कह देते हैं? सर्वांगक्षम कह देते हैं। तो हम त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के अंदर दो ऐसे त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे जो दो त्रिभुज सभी प्रकार से समान होंगे। हम या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसे दो त्रिभुजों की बात करेंगे जो आकृति और माप में समान होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बेसिकली सर्वांग क्षमता का मीनिंग समझ चुके हैं, तो अब ज्यादा इसमें अपन को सीधे से जो बात करनी है वो बात करनी है सर्वांग क्षमता के नियमों की। तो आप लिखेंगे सर्वांग क्षमता के नियम। ठीक है, अब सर्वांग क्षमता के जितने नियम मैं बता रहा हूं उतने ही होते हैं। उसके अलावा अपनी मर्जी से कोई नियम मत बना देना, क्योंकि ये कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वांग क्षमता का कौन सा नियम नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एलडीसी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको जो नियम बताए जाए कि ये नियम है, बस उतने ही नियम आपको उतनी ही कसौटियां याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो कसौटी आती है वो आ जाती है आपके पास में क्या? तो सबसे पहली कसौटी आती है आपकी ASA। तो लिखिएगा ASA। दूसरी जो कसौटी आती है या दूसरा जो नियम आता है वो आ जाता है AAS। ठीक है, तीसरा आपके पास में आ जाता है SSS। ठीक, और चौथा जो आपके पास में आ जाता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ये जो RHS है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इस पर बेस्ड क्वेश्चन 2018 एलडीसी के अंदर 12 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसमें आ चुका है। कैसा आया था क्वेश्चन वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक, ASA का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, तो लिखेंगे कोण भुजा कोण। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। सर्वांग क्षमता के केवल कितने नियम है? 4। कौन कौन से? ASA, AAS, SSS और RHS। इसके अलावा कोई है क्या? नहीं है। इसके अलावा जो भी नाम मिलेगा वो नहीं है, क्रॉस मारना है। इसके बाद दूसरा आपका है कोण कोण भुजा। अब ये क्या होते हैं ये सब आपको समझ में आ जाएगा। आपको केवल अभी जो है जो बताया जाए उतना याद करते चलना है, उतना समझते हुए चलिए, बाकी आगे की चीजों को आगे देखेंगे। भुजा भुजा भुजा। और यह होता है आपका समकोण कर्ण और भुजा। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों नियमों के बारे में अपन एक एक नियम को समझते हुए उदाहरण लेते हुए आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए जल्दी से एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार पानी पी लूं। अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ, और सबसे पहला जो नियम है उसको अपन जानते हैं। तो पहला नियम ये कहता है कि आपका कोण भुजा कोण नियम, यानी कि अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है, फुल फॉर्म मैंने आगे बता दी।
ASA रूल। अब ASA रूल क्या कहता है? ASA रूल ये कहता है कि आपके पास में कोई भी दो त्रिभुज लेने हैं, ठीक है, और उन दोनों त्रिभुज के अंदर अगर दो कोण और एक भुजा, क्या, दो कोण और एक भुजा अगर बराबर हो तो आप ऐसे दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कह देते हो। इसी नियम को कहते हैं ASA, कोण भुजा कोण। जैसा नाम वैसा ही काम। क्या बोला? कोण भुजा कोण, यानी दो कोण और एक भुजा, तीन बराबर हो गए तो आपके दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि यदि यदि एक त्रिभुज के एक त्रिभुज के, और ये बराबर कैसे होने चाहिए उसका भी नियम है, वो भी आगे बता रहा हूं, वो सीखने वाली बात कर। त्रिभुज के कोई दो कोण, त्रिभुज के कोई दो कोण और और उनकी अंतरित भुजा, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये अंतरित क्या होती है अभी समझाऊंगा मैं। अंतरित भुजा, अंतरित भुजा दूसरे त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और दो कोणों और एक भुजा, दो कोणों और एक भुजा के बराबर के बराबर हो तो, के बराबर बराबर हो तो, के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। देखिए अब ये बना लीजिए दो त्रिभुज ऐसे, एक का नाम दे देते हैं अपन ABC। क्या नाम दे देते हैं? ABC त्रिभुज। और ये आ गया अपने पास में दूसरा त्रिभुज, और इसका नाम दे देते हैं अपन DEF त्रिभुज। ठीक है, ABC और DEF त्रिभुज। अब इसके अंदर ये मान लेते हैं अपन कि आपका एंगल ABC बराबर है एंगल DEF के। ये मैं अभी बताऊंगा कि कैसे लेते हैं, एंगल कैसे लेने हैं, ये भी बहुत जरूरी है। दूसरा हमने ले लिया, मान लो ACB। क्या लिया? ACB, तो आ जाएगा DFE। और हमारे पास में क्या? तो BC भुजा बराबर हो जाएगी EF के। अब आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक बात का ये ध्यान रखना है कि मान लो इस त्रिभुज के अंदर आपने लिया ABC इस सीक्वेंस के अंदर, तो इस वाले त्रिभुज के अंदर भी आपको ऐसे ही चलना है DEF। समझ में आई बात? मतलब इसका आपने एक कोण ये वाला लिया तो इसका भी एक कोण ये वाला लेंगे आप। ऐसा नहीं कर सकते कि एक इसका ये कोण ले लिया और इसका ये वाला कोण ले लिया, नहीं। आपको हमेशा जैसा नाम दिया गया हो आपके त्रिभुज का, आपके क्वेश्चन के अंदर नाम दिया गया, मान लो ABC और DEF, इसका मतलब जैसे इसमें ABC ऑर्डर ऐसे चल रहा है तो इसमें DEF ऐसे ऑर्डर चल रहा है, तो इसका मतलब यहां का एंगल है वो यहां के बराबर वाले के होगा। ऐसे ही देखो ACB, तो ACB, तो ऐसे ही DFE, तो ये वाला कोण ही आपस में बराबर होगा। समझ में आई बात? ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सीक्वेंस आपके पहले वाले त्रिभुज में चल रहा है वही सीक्वेंस आपको दूसरे वाले त्रिभुज के अंदर चलाना है। अक्सर इसमें एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका
ये तीनों कंडीशन जैसे ऐसे दे दी गई और फिर कहा गया कि एबीसी सर्वांग सम है डीईएफ के, एबीसी सर्वांग सम है डीएफई के, एबीसी सर्वांग सम है ईडीएफ के, एबीसी सर्वांग सम है एफईडी के। तो ये किसके सर्वांग सम होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये तब पता चलेगा कि आपका जो इसमें ए बी सी के अंदर सीक्वेंस है वही सीक्वेंस आपको इसके अंदर चलाना है। अभी आपको समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया हो तो टेंशन नहीं लेना, शांति से बैठना और वापस सुनना इसको कि मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है कि अगर ए बी सी त्रिभुज है, इधर डी ई एफ त्रिभुज है और हमें कहा गया कि ए बी सी और डी ई एफ बराबर है, तो ए बी सी ऐसे आ रहा है, तो इसके अंदर जो सीक्वेंस आया ए बी सी वो का वो सीक्वेंस डी ई एफ में भी आपका चलेगा, मैंने ये कहा है। ठीक है, ऐसे ही ए सी बी था तो इधर डी एफ ई आ जाएगा, और बी सी और ई एफ ही बराबर क्यों लिया? हम इनमें से भी तो कोई भुजा ले सकते थे, ऐसा नहीं होता है। हमें भुजा वही बराबर लेनी है जिस भुजाओं के बीच में या तो कोण आ रहा हो, है ना। अगर दो भुजाएं लेनी हो तो कोण के इर्द गिर्द, यानी जैसे अगर बात की जाए इस कोण के, एक तो ये भुजा ले सकते हैं ए बी, या फिर इस बीसी भुजा को ले सकते हैं। समझ में आई बात? आप इस वाली भुजा को नहीं ले सकते, लेकिन जब दो कोण हो तो वो दोनों कोण जिस भुजा पर उपस्थित होंगे वो वाली ही आप भुजा ले सकते हो। अब देखिए ए बी सी, ए बी सी, ये वाली बीसी भुजा आ रही है और ए बी आ रही है। अगर डी ई एफ में बात करें तो डी ई एफ यानी डी और ई एफ है। फिर दूसरा कौन देखो, अब ए सी बी यानी वापस से बी सी तो आ रही है, और डी ई एफ इधर ई एफ वापस आ रही है। तो जो कॉमन भुजा होती है दोनों कोणों के लिए, देखो बी और सी दोनों कोण कौन सी भुजा पर बने हुए हैं? इस बी सी भुजा पर बने हुए हैं। और यहां पर ये ई और एफ दोनों कोण बने हुए हैं ई एफ पर। इसका मतलब जो भुजा बराबर होगी वो वही भुजा, यानी ये वाली भुजा ही बराबर होगी, तो बीसी बराबर आप ई एफ कहोगे। और जब ऐसा तीन कंडीशन आ गई, दो कोण आ गए एक भुजा आ गई, तो ए एस ए कोण भुजा कोण नियम से क्या हो जाएगा? तो ये लिखेंगे ए एस ए रूल से क्या हो जाएगा? तो ये दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसके? तो देखो सीक्वेंस देखना पड़ेगा। इधर क्या था ए बी सी, तो क्या लिया था डी ई बी, तो ए बी सी डी ई एफ, तो इसका मतलब यहां पर ये डी ई एफ के ही सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर मान लो ईडीएफ होता तो हमें चेक करना पड़ता कि ईडीएफ इसके सीक्वेंस में आ रहा है या नहीं। ठीक, लेकिन अभी तो सिंपल था, तो ए बी सी। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन करते समय कैसे यूज करते हैं वो देखो। अब जैसे कहा गया कि एबीसी सर्वांगसम है डीईएफ के, तो ए की जगह पर कौन आ रहा है इसमें? डी, तो ए की जगह पर आप ले लोगे डी को, ये रहा। ठीक है, ए की जगह आप किसको मानोगे? डी को मानोगे। बी की जगह पर क्या आ गया? ई, तो बी की जगह पर आप किसको मानोगे? ई को। और सी की जगह पर कौन आ गया? एफ, तो ये रहा सी और इसकी जगह आ गया एफ। अब ए बी सी में ऐसे चल रहे हो तो इसमें ए की जगह आप डी रख के देखो, फिर ई रख के देखो, फिर एफ देखे, तो फिर आपको ये मिल जाएगा सीक्वेंस। और ये तीनों चीज जब मिल जाएगी तो ये सर्वांगसम होंगे। बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन एक अगला जो नियम है अपना वो भी लिख लेते हैं। और अगला नियम है आपका क्या? कोण भुजा कोण, यानी कि आपका ए ए एस। ठीक है, ए ए एस वो भी ठीक इसी प्रकार से है, बस उसमें क्या होगा कि कोई दो कोण लेंगे और तीसरी भुजा लेंगे। ठीक है, देखिए अब तो आप लिखेंगे दूसरा ए ए एस रूल। अब ए ए एस रूल क्या कहता है? तो ए ए एस रूल ये कहता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, क्या दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और संगत भुजा के बराबर हो,
तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो आप लिख लीजिए पहले तो ये, यदि एक त्रिभुज के दो कोण व एक भुजा, दो कोण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के दो संगत दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और दो संगत कोणों और संगत भुजा के बराबर, संगत भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, इसमें भी वही दो डायग्राम बना दो, ए बी सी डी ई एफ, क्लियर। अब देखिए क्या है, तो बोला कि कोण बी बराबर है कोण ई के और कोण सी बराबर है कोण ए, कोण सी और ये नहीं लेते, कोण ए और डी ले लेते हैं। कोण ए बराबर है कोण डी के और बी सी बराबर है ई एफ के, ठीक है। हाँ, पीछे वाले में और इसमें क्या अंतर है अभी बता दूंगा मैं, देखिए पर ये कोण बराबर है इस कोण के, कोण ए बराबर है कोण डी के, ठीक है। तो अंतर क्या है कि देखिए ये बी कोण है, ये ई कोण बराबर है बोला है, और ये ए कोण और ये डी कोण बराबर है। अब अगर इन दोनों कोणों में अंतरित भुजा की बात करें तो ए बी होती और यहाँ पर डी ई होती, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर तो आपने ले ली कौन सी भुजा, बी सी और ई एफ। तो जो ए एस नियम है उसके अंदर आपका जो पीछे मैंने नियम बताया कि दोनों के दोनों कोण जिस भुजा पर होंगे उस भुजा को लेना है, ऐसा इस एस के अंदर वैलिड नहीं है, क्योंकि एस के अंदर आपको कोई भी दो कोण लेने हैं और एक भुजा लेनी है, आपस में वो बराबर है। तो आप उन दोनों त्रिभुजों को, कौन से दोनों त्रिभुज, तो आपके त्रिभुज हो जाएंगे ए बी सी, सर्वांगसम होगा त्रिभुज डीई एफ के। समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ए एस नियम और ए एस ए नियम दो को समझ गए होंगे, और एस 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 और आर एच एस जो नियम है इनको अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, और फिर उससे अगली क्लास के अंदर अपन सीधा क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। और आपको एक और खुशखबरी की बात है आप लोगों के लिए कि एक तो हमारा राजस्थान एकेडमी का जो परिवार है वो 31,000 होने की खुशी में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी एक और शानदार सी चीज लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये जो अपन पढ़ रहे हैं सर्वांग क्षमता, और ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर रेयर टू रेयर एक ही क्वेश्चन अभी तक तो एलडीसी में पिछले बार देखा गया है, और एक आध मतलब क्वेश्चन कभी कभार आया है, बाकी नहीं आता है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रूफ वाले होते हैं, प्रूफ बेस्ड होते हैं। जैसा कि मैं एक दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है कि ये सर्वांग क्षमता तो हमारी समझ ही नहीं आ रही। अरे समझ नहीं आ रही तो हम आपको समझाने के लिए हैं, और फिर जो जो टॉपिक जहां जहां इंपॉर्टेंट है उनके बारे में तो मैं जानकारी दे ही रहा हूं ना, तो उनकी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लासेस पसंद आ रही होगी। अपने दोस्तों के साथ में इन क्लासेस को शेयर जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अपने दोस्त को ये बोले कि भाई पहली वीडियो से देखेगा तो सर को पढ़ाने में भी मजा आएगा और तुझे पढ़ने में भी मजा आएगा, वरना फिर जो है मजा नहीं आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर।